दुनिया जीतने के लिए या तो पैसा जरूरी होता है या फिर हथियार। लेकिन चाइना की अगर बात करें तो इनके पास में दोनों है। चाइना ने बहुत जम के अपने वेपन्स के ऊपर काम किया, न्यूक्लियर वेपन्स पे काम किया, एंड नाउ चाइना इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि इनकी करेंसी को इंटरनेशनलाइज कर दिया जाए। अब सवाल ये है कि क्या चाइना ऐसा कर पाएगा, और एक इंटरनेशनल करेंसी क्या होती है, और कैसे रशिया यूक्रेन वॉर चाइना को इंटरनेशनलाइज होने में काफी हद तक मदद कर रहा है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चाइना ऐसा कर पाएगा या नहीं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया के ऊपर क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करना जरूरी होता है, एंड द बेसिक इज कि इंटरनेशनल करेंसी होती क्या है। देखिए, इंटरनेशनल करेंसी की अगर बात करें तो ये वो मनी होगी जो कि फ्रीली यूज की जा सकती है, एक्सचेंज की जा सकती है विद एनी अदर करेंसी इनसाइड द बॉर्डर, आउटसाइड द बॉर्डर, एंड इट मे बी कॉल्ड एज ए ग्लोबल करेंसी। तो मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, अगर किसी करेंसी में ट्रेड हो रहा है आउटसाइड योर बॉर्डर्स, या किसी करेंसी को फ्रीली हम दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उस केस में उस करेंसी को हम इंटरनेशनल करेंसी या फिर ग्लोबल करेंसी का नाम देते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप डॉलर की बात कीजिए। अब कितना फ्रिक्वेंट होता है कि हम डॉलर के बारे में सुनते रहते हैं। डॉलर को काफी फ्रिक्वेंटली एक्सचेंज किया जाता है। डॉलर के बदले में दूसरी करेंसी या किसी और कमोडिटी को अगर मुझे परचेज करना है, तो शायद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी कंट्री आराम से किसी भी टाइप की पेमेंट डॉलर में रिसीव कर लेती है। लेकिन एक कंट्री अभी है जो कि डॉलर में पेमेंट रिसीव नहीं कर रही या फिर कर नहीं सकती। दैट इज नेम्ड एज रशिया। रशिया के ऊपर जब से सैंक्शन लगाए गए हैं, तब से रशिया जो है वो डॉलर में पेमेंट को रिसीव नहीं कर रहा है। अब इसके आगे की फर्दर कहानी क्या है? फर्दर कहानी के लिए आपको यह जानना पड़ेगा आखिर डॉलर, जिसको कि आज मैं इंटरनेशनल करेंसी बोल रहा हूं, वो इंटरनेशनल करेंसी बना कैसे था। मतलब क्या ऐसा प्रोसेस हुआ जिसकी वजह से डॉलर जो है इंटरनेशनल करेंसी बना, ताकि हम युआन के बारे में भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बेसिक सिस्टम को समझ पाएंगे। तो यहां देखिए, यहां एक न्यूज आप देख रहे होंगे, यूरो चैलेंजेस द यूएस डॉलर एज ए ग्लोबल करेंसी। तो मतलब यूरो ने चैलेंज किया, बट स्टिल ग्लोबल करेंसी में तो अभी भी कौन है? डॉलर है। आप देखेंगे डॉलर 44% के आसपास ग्लोबल ट्रेड के अंदर आज भी यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो ये मुकाम आखिर हासिल कैसे हुआ? आखिर डॉलर एक ऐसी करेंसी कैसे बन गया कि आपको 44% वर्ल्ड पेमेंट के अंदर डॉलर का यूटिलाइजेशन नजर आ रहा है? तो इसकी स्टोरी आज से नहीं, ये बहुत पुरानी स्टोरी है। पुरानी स्टोरी शुरू होती है आपकी वर्ल्ड वॉर से। देखिए, वर्ल्ड वॉर वन से पहले की बात करूं तो आपको पता होगा, आप हिस्ट्री में पढ़ते भी हो कि ब्रिटेन, जो कि एक डोमिनेटिंग कंट्री था। ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री जो कि हर जगह पे कॉलोनाइजेशन है, हर जगह पे अपनी कॉलोनीज है, हर जगह से इनकम आ रही है, एंड नो डाउट ब्रिटेन की जो करेंसी है वो भी उस टाइम पे डोमिनेटिंग थी। जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, उससे पहले सिचुएशन ये थी कि हर कंट्री अपने गोल्ड रिजर्व के हिसाब से करेंसी को प्रिंट किया करता था, और जितने गोल्ड रिजर्व होंगे उसी के हिसाब से करेंसी प्रिंट होगी। बट अब सवाल क्या आ जाता है? सवाल आता है वर्ल्ड वॉर के टाइम का। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हर कोई अपनी इतनी ज्यादा डिफेंस फोर्सेस को क्रिएट करता है, और उनकी पेमेंट के लिए अगर वो अपने डॉलर, अपने या अदर करेंसी प्रिंट करें गोल्ड के हिसाब से, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पेमेंट करनी है आपकी आर्मी को, और अगर आप गोल्ड रिजर्व कम है तो आप करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने ये जो आपके गोल्ड वाला सिस्टम किसके साथ में, जो करेंसी प्रिंट के साथ में था, वो छोड़ दिया, जिसके चलते हर एक करेंसी जो डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसा नहीं किया। बट ब्रिटेन कब तक चला पाता? वर्ल्ड वॉर वन जैसे तैसे ब्रिटेन ने काम किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू से आने से पहले 1934 के आसपास ब्रिटेन ने भी ये रिलेशन छोड़ दिया। अब रिलेशन छोड़ दिया जाता है, उसी टाइम के बाद में आप देखेंगे कि यूएस का गोल्ड रिजर्व किस तरीके से बढ़ता नजर आएगा। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि अब कंट्री जो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर थी, उनको वेपन्स खरीदने हैं, उनको जो भी कमोडिटी खरीदनी है, क्योंकि उनकी करेंसी डिग्रेड हो चुकी है। दैट्स व्हाई दे आर परचेजिंग देम इन द एक्सचेंज ऑफ गोल्ड। और क्योंकि गोल्ड, उनको लगता है कि गोल्ड तो हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए यूएस को देना हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यूएस ने अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ पैक रखा, और आप रिजर्व को देखते नजर आएंगे। 1908 से 1980 के बीच का फ्लक्चुएशन देखिए गोल्ड रिजर्व के अंदर यूएस का। आपको पता लगेगा कि लगातार यूएस के गोल्ड रिजर्व जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। 1934 का टाइम जब आता है, जब ब्रिटेन अपनी गोल्ड रिजर्व को छोड़ देता है, तब ब्रिटेन अपनी करेंसी को पैक करता है किसके साथ में? डॉलर के साथ में। मतलब अब हम अपने डॉलर के हिसाब से अपनी करेंसी को मैनेज करना स्टार्ट करेंगे। आज की डेट की भी अगर मैं बात करूं तो यूएसए के पास में 8134 टन गोल्ड है। दूसरी कंट्री जर्मनी, आप ये देखिए यहां पे डिफरेंस ही कितना ज्यादा है। और बाकी कंट्रीज की मैं बात करूं तो उनका नंबर तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। मतलब सिचुएशन ये है कि आज के टाइम पे भी गोल्ड रिजर्व के मामले में यूएसए काफी आगे। ये देखिए ग्राफ,
8133, उसके बाद में 3370 एंड सो ऑन। इंडिया की अगर बात करता हूं तो इंडिया का नंबर काफी पीछे आता है, 562 टन गोल्ड, मतलब हमारे पास गोल्ड रिजर्व बहुत कम है। अब हुआ ये सिचुएशन है यूएस की करेंसी, और यूएस की करेंसी गोल्ड के साथ में पैक है, इसलिए उसकी वैल्यू है। बाकी करेंसीज धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जैसे धीरे धीरे डिग्रेड होती हैं तो वो टाई अप करती हैं डॉलर के साथ कि हमारी करेंसी का एक रेट आप डिफाइन कर दो, ताकि कभी एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट हो तो हम एक्सचेंज करवा सकें। तो यूएस ने विदाउट एनी हेजिटेशन, ऐसा करने में कोई हेजिटेशन नहीं रखा, और यूएस ने उनकी करेंसी को अपने साथ पैक कर लिया। अब पैक कर लिया जाता है तो यूएस का डोमिनेंस वहीं से शुरू हो जाता है, वहीं से सारी करेंसी डॉलर के साथ में कोरिलेट हो जाती है। और आपको सुना होगा ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, एटलीस्ट सारी का मतलब ये 44 कंट्री जो इस कॉन्फ्रेंस में आती हैं, वो तो ये डिसाइड कर ही लेती हैं कि हमारी करेंसी को आप डॉलर के साथ पैक कर दो। और ये सारी वो कंट्रीज थी जो कि काफी डेवलप नेचर में थी, जो कि वर्ल्ड वॉर के अंदर भी इंगेज थी। अब आता है वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या होता है, इन कंट्रीज को यूएस की फिर से मदद चाहिए। अब ये यूएस से वेपन खरीदना स्टार्ट करती हैं, तो जो कुछ बचे कुछ रिसोर्सेज इनके पास थे वो भी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे खत्म हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई देयर इज ओनली सिंगल कंट्री जो कि इतने बड़े गोल्ड रिजर्व के साथ में डोमिनेटिंग नजर आती है वर्ल्ड में, और वो करेंसी आपकी इंटरनेशनल करेंसी बन जाती है। और दैट्स व्हाई आज भी 44% वर्ल्ड का ट्रेड यूएस डॉलर के हिसाब से होता है। अब सिचुएशन क्या है, अब सिचुएशन ये है कि जैसे ही रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, उससे पहले भी आपने बहुत बार सुना होगा कि यूएस ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने आपके रशिया पे, ईरान पे या अदर किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शन इंपोज किए। यहां यही सिचुएशन नजर आती है कि रशिया के ऊपर सैंक्शन इंपोज किए जाते हैं, जिसके चलते रशिया डॉलर में पेमेंट एक्सचेंज करना बंद कर देता है। और न्यूज क्या देखने को मिलती है कि इंडियन रिफाइनरी जो कि क्रूड ऑयल परचेज करती हैं रशिया से, उसको फाइन ऑयल में कन्वर्ट करती हैं, एंड देन हमारे लिए भी यूज होता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। वो अब पेमेंट कर रहे हैं रशिया को किस करेंसी के अंदर, युआन, चाइनीज करेंसी। आपको नहीं लगता कि ये कुछ वैसी सिमिलर सिचुएशन बनती जा रही है धीरे धीरे, कि जिस तरीके से यूएस डॉलर डोमिनेटिंग हो गया था पेमेंट के मामले में, वैसे वैसे अगर युआन डोमिनेटिंग होता चला गया तो हमारे लिए क्रिटिकल सिचुएशन होगी। आप यहां पे ये देख सकते हैं कि अगर आपको ये सिचुएशन नजर आती है तो रशिया से एक कंसर्न और भी है, और वो ये है कि रशिया का ऑयल जो इंपोर्ट है, मतलब कितना हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो लगातार आपका बढ़ता जा रहा है जनवरी 2020। एंड इफ यू विल लुक एट, तो अब हमारी जो सऊदी अरेबिया और इराक से जो ऑयल हम परचेज करते थे, उससे कहीं ज्यादा अमाउंट में हम रशिया से परचेज कर रहे हैं। लगभग कितना है, 2.5 मिलियन बैरल पर डे रशिया से हम ऑयल परचेज कर रहे हैं। अब रशिया से जो ऑयल जिन वेसल्स में आता है, उन वेसल्स के ऊपर भी सैंक्शन लगाए हुए हैं, मतलब वहां पे भी जो पेमेंट हमें करनी पड़ेगी वो युआन में पेमेंट होगी। इवन इंडियन डिप्लोमेट्स ने ट्राई किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्राई किया कि हम रूपी में रशिया को पेमेंट कर पाए, बट रूपी के अंदर कोई खास रिस्पॉन्स हमें मिला नहीं। दैट्स व्हाई वी आर बाउंड टू पे इन युआन। लेकिन इस तरीके से अगर युआन में पेमेंट चलती रहेगी तो ऑटोमेटिकली युआन विल बिकम ए इंटरनेशनल करेंसी। अब इंडिया के ऊपर इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, और ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो सिचुएशन आपकी स्टार्ट हुई है जब से आपके वेस्ट ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए हैं। इवन आपको याद होगा रशियन प्रेसिडेंट ने वेस्ट को एम्पायर ऑफ लाइज भी बोला था। झूठ के राजा हैं ये लोग, जो कि सैंक्शन लगाते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ प्रॉमिस करते हैं, कुछ और ही एक्ट करते हैं। उसी सिचुएशन के अंदर मुझे नजर आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईसीआई बैंक के साथ, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ में, जो अपनी पेमेंट को सेटल करना था। रोननेफ्ट जो है आपकी, ये कंपनी है जो कि लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है रशिया की, इनके साथ में चाइनीज युआन में पेमेंट सेटल करते हुए। इवन आईओसी का कहना है कि अगर प्रॉब्लम फेस हुई तो यस वी विल मोर एक्सप्लोर अबाउट युआन। अब जैसे जैसे युआन इंटरनेशनलाइज होगा तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो चाइना काफी हद तक आपके ट्रेड को, इवन द ग्लोबल ट्रेड को मैनेज कर पाएगा। आप जो भी बॉर्डर के ऊपर प्रॉब्लम देखते हो वो इसलिए है क्योंकि चाइना अभी काफी डोमिनेटिंग है, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स की बात हो, चाहे इंडियन ओशन की बात हो, चाहे वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वेपन्स की बात हो। और अगर इंटरनेशनल करेंसी में भी चाइना डोमिनेट कर जाता है तो डेफिनेट सी बात है इंडिया के लिए वो बिल्कुल भी एडवांटेजियस नहीं होगा, क्योंकि चाइना की काफी बार डिवेल्युएशन करने की बातें तो आती रहती हैं। चाइना इतनी बार अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है कि वो एक करेंसी, रिलायबल करेंसी का बन पाना वो मुश्किल है। हालांकि ये जरूर है कि यूएस के पास में एक फिजिकल कमोडिटी थी,
दैट इज गोल्ड, जिसके पीछे लोगों ने उसके ऊपर भरोसा जताया और डॉलर को इंटरनेशनलाइज होने दिया। लेकिन युआन के पास में एज ऑफ नाउ कोई ऐसी बैकिंग नहीं है, कोई ऐसा बैक नहीं है, कोई गोल्ड रिजर्व नहीं है या कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है जिसके पीछे युआन के ऊपर ज्यादा भरोसा जताया जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरे कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। तो कहा जाता है अंधों में काना राजा। तो क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो इसलिए युआन जो है वो पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेशनलाइज हो सकता है, करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे यूज हो सकती है। अब ऐसी सिचुएशन में आपका क्या मानना है कि विदाउट पैकिंग, मतलब विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी बैकअप लाइक ऑफ द गोल्ड रिजर्व, क्या युआन एक इंटरनेशनल करेंसी बन पाएगा? और अगर यस तो इंडिया को क्या स्टेप लेने चाहिए? आई थिंक सो इंडिया को जैसे जापान के साथ में अपना एग्रीमेंट साइन किया है वैसा ही हर कंट्री के साथ इंडिविजुअल साइन करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, रुपी में पेमेंट कर सकें, युआन में पेमेंट ना करें। और इंडिया इज अ बिग मार्केट, तो मार्केट का इन्फ्लुएंस तो 100% होता है। वी मस्ट शो देम कि मार्केट तो मार्केट होती है, मार्केट के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। दैट्स वाई आज हमारी पॉपुलेशन ज्यादा, उस ज्यादा पॉपुलेशन का हमें फायदा उठाना 100% चाहिए। व्हाट इज योर ओपिनियन? शेयर इट इनटू कमेंट सेक्शन। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे आपको पता होगा सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक मॉर्निंग बैच लॉन्च हुआ विद हाई डिमांड। मॉर्निंग बैच एडमिशंस आर नाउ क्लोज्ड। अब क्योंकि आपकी डिमांड लगातार चलती जा रही है कि सर वी आर ऑफिस गोइंग पर्सन, वी वांट ए बैच इन द इवनिंग, सो राइट देयर आपका इवनिंग बैच अब अवेलेबल होगा 6 जुलाई 7 PM। मेरे साथ जुड़े और देखें कि क्या क्या आपके फीचर्स होंगे बैच के, किस तरीके से सिलेबस कवरेज होगा, एंड लेट्स स्टार्ट योर जर्नी for the second live batch by Super Coaching IAS. All the very best. Don't forget the date, 6th July, 7 PM. Best wishes to everyone. Thanks a lot.